अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिस आयशा है और आज की इस वीडियो में मैं एक सैम्पल पेपर शेयर करने लगी हूँ जो कि पीपीएससी की इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरशिप के हवाले से एक सैम्पल पेपर है, जिसमें एक आइडिया दिया गया है कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पैटर्न इसका ये है कि 80% जो एमसीक्यूज़ हैं वो आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा। बिकॉज़ ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के मुतालिक है तो इसमें 80% जो है वो ऑफ कोर्स इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे, एंड जो बाकी के 20% हैं उसमें बाकी सब्जेक्ट कवर होंगे, लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इस तरह के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो बाकी के 20% में कवर होंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मुतालिक है, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं इस टॉपिक पे और उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर अ ब्लडी कन्फ्लिक्ट इज़ इमॉर्टलाइज्ड इन इलियड बाय विजल, होमर, सोफोक्लिस एंड एल्फ्रेड। तो ट्रोजन वॉर जो है ये एक वॉर है जिसका ज़िक्र इलियड पोइम में किया गया है, और ये वॉर ग्रीक्स एंड ट्रॉय सिटीज़ के दरमियान लड़ी गई थी और ये तकरीबन 10 साल तक ये वॉर जारी रही। तो इसका ज़िक्र इलियड में किस राइटर ने किया है, या इलियड जो बुक है वो किस राइटर की है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2, होमर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस इज़ टोल्ड बाय होमर इन ओडेसी, इलियड, यूलिसिस एंड एडिपस रेक्स। तो यूलिसिस के जो एडवेंचर्स हैं ये होमर ने ये पोइम लिखी है या बुक लिखी है, वो उसकी किस बुक में इसका ज़िक्र है? तो यूलिसिस जो है वो ट्रोजन वॉर का ही एक हिस्सा है, एक फ़र्द है, जो कि ट्रोजन वॉर लड़ने के बाद जब वापस अपने घर गया तो उसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके एडवेंचर्स जो हैं वो एक अलग टॉपिक पे लिखे गए, एक अलग बुक में लिखे गए जो कि होमर ने लिखे, और उस बुक का नाम है ओडेसी, या उस पोइम का नाम है ओडेसी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द लेजेंड ऑफ द होली ग्रेल फॉर्म्स द मिथिकल बैकग्राउंड टू टी.एस. इलियट्स। जो होली ग्रेल है ये एक तरह का कप या स्टोन और डिश टाइप एक मिथ है, इसको इन शक्लों में अभी कंफर्म नहीं है कि किस शक्ल में है। तो ये एक स्टोन और कुछ भी है जिसके पास मिरेक्युलस पावर्स हैं, जादुई ताकतें हैं, और ये ग्रीक्स की एक मिथ है जिसका ये माना जाता है। तो वो टी.एस. इलियट ने अपनी किस बुक में इसका जिक्र किया? द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टेट्स, द लव सॉन्ग और द ड्राई साल्वेजेस। तो द करेक्ट आंसर इज़ द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की जो बुक है द वेस्टलैंड, उसमें होली ग्रेल का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिश एंड वेस्ट सेक्सन वर द 4 मेन डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश इन। जो ये चारों लैंग्वेजेस हैं ये किस दौर की हैं? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में किस दौर में ये चारों लैंग्वेजेस बोली जाती थी? डायलेक्ट्स मीन्स लैंग्वेजेस। रिनेसेंस, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एज ऑफ मिल्टन, विक्टोरियन एज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये जो चारों ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एक बहुत ही फेमस पोएम है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, तो वो कौन सी पोएम है? तो दैट पोएम इज़ बेवुल्फ। Question number 6 is pick the important poems of the Old English period. Widsith and Walder, The Fight at Finnsburg, The Battle of Brunanburh and The Battle of Malden, और all of the above. जितनी भी ये poems का जिक्र किया गया है ये सारी की सारी important poems हैं and Old English period से ही related है, तो the correct answer is all of the above. Question number 7 is Universal History of Oriosis by Alfred, Calocan by Alfric
and Homeric by Wolf Evan are the famous prose works of Renaissance, Victorian Age, 14th सेंचुरी और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। तो ये जितनी भी पोएम्स या प्रोज वर्क्स जो हैं वो जिनका जिक्र किया गया है, ये सारे जो हैं ये एंग्लो सैक्सन पीरियड से रिलेटेड हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच लिटरेरी एस्पेक्ट वाज डोमिनेटिंग इन द मिडल इंग्लिश पीरियड। कौन सा लिटरेरी एस्पेक्ट जो है वो डोमिनेट था उस टाइम पे? प्रोज, पोइट्री, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो डोमिनेटिंग फोर्स थी वो पोइट्री थी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्लासिकल पोइट्री से रिलेटेड है। तो इसमें जो ऑप्शंस या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्लासिकल पोइट्री से मुतालिक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिश एंड वेस्ट सेक्सन वर द मेन डायलेक्ट्स ऑफ। ये वही पहले वाला एमसीक्यूज रिपीट किया गया है कि जो सारी लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, ये किस एज से रिलेटेड हैं? ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, चौसर्स एज और मॉडर्न इंग्लिश। तो पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सारी डायलेक्ट्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड हैं। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। इसमें से कौन सी पोएम जो है वो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड है? बीवुल्फ, हेरोइंग ऑफ हेल, पैराडाइज लॉस्ट और नन ऑफ देम। तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में की जो रिप्रेजेंटेटिव पोएम है वो एक ही है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेवुल्फ। विच डायलेक्ट वॉज एडोप्टेड बाय एल्फ्रेड। एल्फ्रेड किस लैंग्वेज, एल्फ्रेड कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोलता था? मर्सियन, कैंटिश, नॉर्थम्ब्रियन एंड वेस्ट सेक्सन। तो एल्फ्रेड की जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी वो वेस्ट सेक्सन थी। वित्सित, वाल्डर, द फाइट एट फिंसबर्ग, द बैटल ऑफ ब्रूननबर्ग एंड द बैटल ऑफ माल्डन आर द इम्पोर्टेंट पोइम्स ऑफ। ये जो सारी पोइम्स हैं ये इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं, ये किस एज से रिलेटेड हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड, रिनेसेंस एंड नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। Question number 13 is which was the most popular literary form in the Old English? Old English period में सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म कौन सी थी? एपिक, ड्रामा, नॉवल, ऑटोबायोग्राफी। तो अब तक हमने जितने भी ऑप्शंस पढ़े हैं उन सब में पोइट्री ही पोइट्री है और एपिक पोइट्री है, हिस्टोरिकल पोइट्री है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो एपिक। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ बेवुल्फ इज़ अ पोएम अबाउट Adventures of Beowulf, Social Conditions of the Society, none of these, both of these। तो अगर आपने बेवुल्फ पोएम पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि एडवेंचर्स ऑफ बेवुल्फ का जिक्र है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, एडवेंचर्स ऑफ बेवुल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का दूसरा नाम क्या है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ? मिडल इंग्लिश पीरियड, रिनेसेंस, एंग्लो सैक्सन पीरियड और मॉडर्न एज। तो करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज सी, एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 16 द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड वर। एंग्लो सैक्सन पीरियड में दो इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट्स का जिक्र है, इसकी अगर हिस्ट्री आप पढ़ें तो वो कौन से हैं? मिल्टन एंड शेक्सपियर, इलियट एंड पॉप, कैडमन एंड सिनीवुल्फ एंड शेले एंड कीट्स। तो जो दो रिलीजियस पोइट्स थे वो कैडमन एंड सिनीवुल्फ हैं। ये मंक्स थे और पोइट्री भी करते थे और रिलीजियस पोइट्री करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ द एंग्लो सैक्सन एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम। जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, उसका ड्यूरेशन क्या था? 670 to 1100, 750 to 1300, 500 to 800 और 1000 to 1500। तो अगर आपने इन पीरियड्स के मुतालिक पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 670 to 1100 है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ म्यूजिक एंड सॉन्ग वेयर द हीरोज सैट द ग्ली वुड रैंग अ सॉन्ग अप्रोच व्हेन रोथगर्स Spoke gave the hall good cheer, mention the name of the poet। ये कुछ लाइंस हैं जो एक पोइम में से दी गई हैं, बेवुल्फ पोइम है, उसमें से लाइंस दी गई हैं। तो उसके पोइट का क्या नाम है? तो बेवुल्फ, कैडमैन, होमर या चौसर।
तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, बेवुल्फ। बेसिकली बेवुल्फ जो पोइम है इसके ऑथर अननोन है, राइटर अननोन है, बट इसको बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम बन गई थी उस टाइम की, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी पहचान बनाने के लिए इसके ऑथर को बेवुल्फ का नाम ही दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ एमसीक्यू जो हैं वो रोमांटिक पोइट्री से रिलेटेड होंगे, तो हम उनको देख लेते हैं। Point out name of the ode of Keats in which he has used love, ambition and poesy as allegorical figures. Options हैं Ode to Autumn, Ode to a Nightingale, Ode on Melancholy, Ode on Indolence. Allegorical figures उन फिगर्स को कहा जाता है फिक्शनल स्टोरीज़ जिसमें कुछ फिक्शनल करेक्टर्स प्ले किए जाते हैं, तो वो एलेगोरिकल फिगर्स कहलाते हैं। सो ओड, इनमें से कौन सी ओड है जिसमें लव, एम्बिशन एंड पोइजी को एलेगोरिकल फिगर्स के तौर पर यूज़ किया गया है बाय कीट्स? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन इंडोलेंस। और इस पोइम को अगर पढ़ा गया है आप में से किसी ने, तो आपको याद होगा कि उसमें लव, एम्बिशन एंड पोइजी के करेक्टर्स को प्ले किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हेन वाज कीट्स बोर्न? कीट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी है? 1795, 1797, 1794 और 1793। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1795। Question number 21 is mention name of the school of poets who seeks an escape from the hard realities of life in a world of romance and beauty. Classical, metaphysical, romantic and modern. तो correct option is romantic. तो romantic poets जो हैं वो हमेशा उनकी पोइट्री में ये देखा जा सकता है कि वो इमेजिनेटिव पोइट्री करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी जो रियल लाइफ की रियलिटीज़ हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे एस्केप करना चाहते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और वो पनाह लेते हैं अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। नंबर 22 इज़ ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल you know on earth and all you need to know. These lines occur in an ode of Keats. Identify name of the odes. These lines are my favorite lines. MA इंग्लिश पार्ट 2 में ये पढ़ी गई हैं। तो किस ओड में इन लाइंस का जिक्र है या ये लाइंस जो है किस ओड से ली गई हैं? ओड ऑन ग्रीशियन आर्ट, ओड टू ऑटम, ओड ऑन इंडोलेंस और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ओड ऑन ग्रीशियन आर्ट। What is the term used by the Keats to describe the quality of selfless receptivity necessary to a poet? कीट्स ने एक टर्म यूज़ की थी, बेसिकली इसने अपने भाई को एक ख़त लिखा था जिसमें इसने पोइट्स के मुतालिक एक टर्म यूज़ की थी कि वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पनाह लेते हैं या लाइफ की डिफ़िकल्टी से एस्केप चाहते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक पे एक ख़त लिखा गया था 3 to 4 लाइन्स का, तो उसमें एक टर्म यूज़ की गई थी, वो कौन सी टर्म थी? ऑब्जेक्टिविटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, एस्केपिज्म और हेलेनिज्म। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24, जॉन कीट्स इज़ अ रोमांटिक पोइट फेमस फॉर हिज नेगेटिव कैपेबिलिटी, हेलेनिज्म, एस्केपिज्म एंड ऑल ऑफ दीज। जॉन कीट्स क्योंकि एक रोमांटिक पोइट है एंड और तमाम रोमांटिक पोइट्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पाई जाती हैं कि वो एस्केप चाहते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है और वो अपनी जो रियल लाइफ है वो उससे थोड़ा दूर होते हैं और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Question number 25 is John Keats died in the age of 26 years, 24 years, 25 years and 23 years. तो जॉन कीट्स जो है वो बहुत ही यंग एज में डाइड हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 26 years. Question number 26 is The Victorian age is so long and complicated that for the sake of convenience it is often divided into. विक्टोरियन एज जो है वो काफ़ी लेंथी एज थी, लंबी एज थी, ऑलमोस्ट 70 to 80 years
इसका ड्यूरेशन था, तो इसको कितनी एजेस में डिवाइड किया गया है फॉर कन्वीनियंस सेक? 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड और 4 पीरियड. सो तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 periods. First is early Victorian age and second is late Victorian age. Question number 27 is the earlier period, which was the period of middle class supremacy and of unrestricted competition, extended from. जो अर्ली पीरियड है उसमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी विक्टोरियन एज में. उसका ड्यूरेशन क्या था? 1832 टू 1870, 1840 टू 1890, 1820 टू 1850, 1850 टू 1900. सो ये ड्यूरेशन जो टोटल था वो 1832 टू 1901 था. तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो अर्लियर पीरियड कहलाता है, दैट इज़ 1832 टू 1870. Question number 28 is Tennyson, Browning, Matthew Arnold, Carlyle, Ruskin, Dickens and Thackeray were the prominent writers of the early Victorian, late Victorian, both A, B and none of these. अगर आप विक्टोरियन एज की हिस्ट्री को पढ़ें तो उसमें ये सारी डिटेल्स बताई होंगी कि कौन से राइटर्स किस एज से ताल्लुक़ रखते हैं. तो ये जिन राइटर्स का नाम दिया गया है ये अर्ली विक्टोरियन जो राइटर्स हैं उनमें से हैं. क्वेश्चन नंबर 29 इज़ रोसेट, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज इलियट, मेरिडिथ, हार्डे, न्यूमैन एंड पेटर वर द राइटर ऑफ अर्ली विक्टोरियन, लेट विक्टोरियन, बोथ ए, बी एंड नन ऑफ दीज. तो ये जो राइटर्स हैं ये लेटर विक्टोरियन से ताल्लुक़ रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 इज़ faith in the reality of progress was the main characteristics of the early Victorian age, later Victorian age, romantic age and Elizabethan age. अगर आप विक्टोरियन एज के मुतालिया करें तो उसमें आपको ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये बता दी जाएंगी कि अर्ली में कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी और लेटर में कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी. तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये अर्ली विक्टोरियन एज की हैं. Question number 31 is doubt, skepticism and questioning were the main characteristics of early Victorian age, later Victorian age, romantic age, Elizabethan. तो ये जो characteristics हैं ये later Victorian की थी. In the Victorian age, there was a conflict between science and religion, doubt and faith, materialism and spirituality and all of these. क्योंकि विक्टोरियन एज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था तो दोनों पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो इसमें तमाम जो ये कन्फ्लिक्ट्स हैं ये पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 इज़ Alfred Tennyson, Matthew Arnold, Elizabeth Barrett were contemporary poets of Keats, Byron, Browning and T.S. Eliot. ये जो तमाम पोइट्स हैं ये किस पोइट के साथ किस पोइट की एज में ये तमाम पोइट्स पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्राउनिंग. ब्राउनिंग भी इन्हीं पोइट्स की एज के हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, ब्राउनिंग. सो यहाँ तक आज हम करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह. तो यहाँ तक करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पीपीएससी के पेपर में जो हैं वो टेस्ट में आ सकते हैं. तो तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा. आप सबको बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.